नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम को दी सौगात। डिब्रूगढ़ में 10,601 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले उर्वरक प्लांट की रखी आधारशिला। कांग्रेस को लिया आड़े हाथ। कहा, कांग्रेस ने हमेशा असम और नॉर्थ ईस्ट के विकास का किया विरोध। असम की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा, अब भी देश विरोधी सोच को आगे बढ़ा रही है कांग्रेस। वोट बैंक के लिए असम से जंगल जमीन पर बसाना चाहते हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए, इसलिए वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का विरोध कर रही है कांग्रेस। विकसित भारत जी राम जी विधेयक बना कानून। राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। अब 125 दिन की ग्रामीण रोजगार गारंटी। कांग्रेस ने कानून को बताया गरीब विरोधी, तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा, एक बार फिर गुमराह करने की हो रही है साजिश। बांग्लादेश की सड़कों पर मचा कोहराम। तस्लीमा नसरीन ने हिंदू युवक की बेरहमी से की गई हत्या के लिए यूनुस सरकार को लगाई फटकार। भारत ने चटगांव वीजा सेंटर किया बंद। विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा पर भ्रामक खबरों को किया खारिज। और टी20 भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 8 विकेट से दी शिकस्त। 5 मैचों की सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। जेमिमा रोड्रिग्स ने जड़ा तेज तर्रार अर्धशतक। देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम डिब्रूगढ़ नामरूप में एक उर्वरक कारखाने का भूमि पूजन किया। यह संयंत्र 10,601 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनकर तैयार होगा। उर्वरक कारखाना बनने के बाद यूरिया उत्पादन क्षमता में 12.7 लाख मीट्रिक टन सालाना की वृद्धि होगी, जो उर्वरक आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रभावी कदम साबित होगा। डिब्रूगढ़ नामरूप की पहचान खाद कारखाने की वजह से बनी थी और कारखाना बंद होने के साथ ही धूमिल हो गई। एक दौर देश में ऐसा भी रहा जब धीरे धीरे खाद कारखाने बंद हो गए थे, लेकिन हालात बदले 2014 के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आधुनिक तकनीक के साथ खाद कारखानों को पुनर्जीवित करने की मुहिम शुरू की गई। सिंदरी, गोरखपुर, बरौनी, रामागुंडम के बाद अब नामरूप कारखाने का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों की वजह से ये कारखाने कभी बंद हो गए थे। पुराने कारखानों की टेक्नोलॉजी के समय के साथ पुरानी होती गई और कांग्रेस की सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि नामरूप प्लांट की कई यूनिट्स इसी वजह से बंद होती गई। पूरे नॉर्थ ईस्ट के किसान परेशान होते रहे। देश के किसानों को भी तकलीफ हुई, उनकी आमदनी पर चोट पड़ती रही, खेती में तकलीफें बढ़ती गई। लेकिन कांग्रेस वालों ने इस समस्या का कोई हल ही नहीं निकाला। वो अपनी मस्ती में ही रहे। ABFCCL कारखाने की क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन सालाना की होगी। ये करीब 11,000 करोड़ रुपए की अधिक की लागत से बनकर तैयार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये किसान कल्याण भी सुनिश्चित करेगा, साथ ही आने वाले दिनों में देश खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर भी बनेगा। आपने मुझे काम दिया 10-11 साल पहले, तब उत्पादन होता था 225 लाख मैट्रिक टन। ये आंकड़ा याद रखिए। पिछले 10-11 साल की मेहनत में हमने उत्पादन बढ़ा करके करीब 306 लाख मैट्रिक टन तक पहुंच चुका है। लेकिन हमें यहां रुकना नहीं है और अभी हमें हर साल करीब 380 लाख मैट्रिक टन यूरिया की जरूरत पड़ती है। हम 306 पर पहुंचे हैं।
70-80 और करना है। लेकिन मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, हम जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, जिस प्रकार से योजना बना रहे हैं और जिस प्रकार से मेरे किसान भाई बहन हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हम हो सके उतना जल्दी इस गैप को भरने में कोई कमी नहीं रखेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के हितों के प्रति सरकार संवेदनशील रही है। बीज से लेकर बाजार तक क्रेडिट कार्ड, सम्मान निधि, अनुसंधान, बीमा यानी किसान कल्याण के लिए कदम कदम पर सरकार प्रयासरत है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विरासत का गौरवगान करने में भी उतनी ही सजग है। इसी क्रम में उन्होंने गुवाहाटी स्थित शहीद स्मारक क्षेत्र पहुंचकर असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये स्मारक साल 1979 से साल 1985 तक चले असम आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों की स्मृति में बना है। स्मारक में शहीद हुए लोगों की प्रतिमा दीर्घा भी है। डिब्रूगढ़ से अजीत और गुवाहाटी से अंकित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। असम और पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में अवैध प्रवास के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। इससे पहले झारखंड और बिहार चुनाव में भी घुसपैठियों के मामले पर प्रधानमंत्री बेहद मुखर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्षी दलों की वोट बैंक की राजनीति ही इसकी जड़ में है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस तो असम में कांग्रेस पार्टी को घुसपैठियों का समर्थक करार दिया। प्रधानमंत्री असम के डिब्रूगढ़ में घुसपैठ के मुद्दे पर जमकर बरसे। इस बार सियासी निशाने पर कांग्रेस थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को असम के लोगों की पहचान से कोई सरोकार है ही नहीं और घुसपैठ कांग्रेस ने ही कराई है, इसीलिए उन्हें बचा रही है। ये कांग्रेस अब भी देश विरोधी सोच को आगे बढ़ा रही है। ये लोग असम के जंगल, जमीन पर उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना चाहते हैं, जिनसे उनको वोट बैंक मजबूत होता है। आप बर्बाद हो जाए, उनको इनकी परवाह नहीं है। उनको अपनी वोट बैंक मजबूत करनी है। इनको केवल सत्ता, सरकार और फिर जो काम पहले करते थे वो करने में इंटरेस्ट है। इसलिए इन्हें अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए ज्यादा अच्छे लगते हैं। अवैध घुसपैठियों को कांग्रेस ने ही बचाया और कांग्रेस ही उन्हें बचा रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का विरोध कर रही है। देश में अवैध प्रवास, घुसपैठ सोची समझी रणनीति के तहत जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी में बदलाव का बड़ा फैक्टर बन जाना राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक हित के लिए खतरा है। सियासी गलियारे में घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठती है, कार्रवाई भी होती है। बावजूद इसके देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी रह रहे हैं। संसद में दिए गए आंकड़ों के ही मुताबिक साल 2014 से लेकर अब तक पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और भूटान से लगती सीमाओं पर ही 23,926 घुसपैठियों को पकड़ा गया है। इनमें से सबसे ज्यादा गिरफ्तारी 18,851 घुसपैठियों की भारत बांग्लादेश की सीमा पर हुई। घुसपैठियों का मुद्दा पश्चिम बंगाल में भी गर्म है। सत्ताधारी तृणमूल और भाजपा आमने सामने हैं। इसकी मुख्य वजह है चुनाव आयोग का SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद ड्राफ्ट आने पर 58 लाख से ज्यादा लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं और 1,90,00,000 से भी ज्यादा वोटर्स को संदिग्ध कैटेगरी में रखा गया है। दावा है कि जो वोटर संदिग्ध हैं या जिनका नाम कटा है, इनमें से अधिकांशतः बांग्लादेशी घुसपैठिए हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने शनिवार को नौदिया जिले की एक रैली में फोन के माध्यम से अपने संबोधन में घुसपैठियों का मुद्दा उठाया और कहा कि तृणमूल SIR का विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि उसका मकसद घुसपैठियों को बचाना है। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं। मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा, कुछ जगह पर कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है, गो बैक मोदी। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए।
गो बैक घुसपैठिए, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गो बैक मोदी के लिए बंगाल की जनता के विरोधी नारे लगा रहे हैं, लेकिन गो बैक घुसपैठियों के लिए वे चुप हो जाते हैं। जिन घुसपैठियों ने बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है, वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। यही टीएमसी का असली चेहरा है। अवैध घुसपैठ सिर्फ सियासी मुद्दा नहीं है, खतरा राष्ट्रीय सुरक्षा पर है। अवैध प्रवास के मामलों में जो घटनाएं अभी तक दुनिया में कहीं भी सामने आई हैं, उनका अनुभव काफी डरावना रहा है। इसीलिए मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए वोट बैंक और संरक्षणवाद की नीति पीछे छोड़ समाधान की ओर ताकत लगानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 अब कानून बन गया है। ग्रामीण रोजगार नीति में इसे ऐतिहासिक और निर्णायक बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि यह कानून न सिर्फ रोजगार बल्कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की नींव को मजबूत करता है। लेकिन सियासत है जो थमने का नाम नहीं ले रही है। महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने से बौखलाई कांग्रेस इस कानून को गरीब विरोधी बता रही है, लेकिन कैसे, ये तर्क उसके पास नहीं दिखता। साथ ही विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कानून बन गया। विकसित भारत जी रामजी कानून के तहत अब ग्रामीण परिवारों को हर वित्तीय वर्ष में 100 नहीं बल्कि 125 दिनों तक रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी। यही नहीं, अगर समय पर काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और ज्यादा मजबूत किया गया है और मजदूरी भुगतान में देरी होने पर अतिरिक्त राशि देने का भी कानूनी प्रावधान किया गया है। जाहिर है कि यह कानून पुराने मनरेगा अधिनियम की जगह एक आधुनिक, जवाबदेह और भविष्य उन्मुख ढांचा लेकर आया है। इस कानून की सबसे बड़ी खासियत है स्थानीय नेतृत्व को शक्ति। अब योजना बनाने और काम तय करने की अगुवाई ग्राम सभा और पंचायतें करेंगी, यानी दिल्ली से नहीं, गांव से विकास की दिशा तय होगी। जल संरक्षण, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका आधारित गतिविधियां और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव जैसे कार्य स्थानीय जरूरतों के हिसाब से किए जाएंगे। सरकार ने इस योजना के लिए 1,51,282 करोड़ से अधिक की राशि प्रस्तावित की है, ताकि रोजगार के लिए धन की कोई कमी ना रहे और गांव का समग्र और सतत विकास हो सके। इसके साथ ही प्रशासनिक व्यय 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है, ताकि पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और तकनीकी स्टाफ समय पर वेतन पाकर पूरी क्षमता से काम कर सकें। मनरेगा के नाम पर फिर एक बार देश को गुमराह करने की साजिश हो रही है। भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है विकसित भारत जी रामजी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। यह कानून भले ही गांव गरीब के हित की बात करता हो, लेकिन सियासत की अपनी मजबूरियां और कायदे हैं। शायद यही वजह है कि इस कानून को लेकर कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्ष के विरोधी सुर कम नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि यह कानून गरीब विरोधी है, जबकि अधीर रंजन चौधरी ने तो 100 दिनों के अधिकार के भी खत्म होने की आशंका जताई। मनरेगा is lifeline for the poor. A new act I condemn, and it is only helping the government. And he has also increased the contribution of the state. आज आम लोगों को ये काम करने की जो संवैधानिक अधिकार वो छीना जा रहे हैं और मनरेगा के नाम बदलकर कि जी राम जी नामक एक योजना लाए जा रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि विरोध के पीछे ठोस तथ्यों की नहीं, राजनीतिक असहजता की वजह ज्यादा है। चूंकि पहली बार ग्रामीण मजदूर को ज्यादा दिन का काम, ज्यादा सुरक्षा और ज्यादा जवाबदेही इस कानून के दायरे में मिल रही है, इसलिए विपक्ष बौखलाया है और विरोध लाजिमी है। कांग्रेस इस बात को हजम नहीं कर पा रही कि देश के करोड़ों गरीबों को, जरूरतमंदों को
अब 100 दिहाड़ी की बजाय 125 दिन दिहाड़ी लगाने का अवसर मिलेगा और जो मानदेय था उसको बढ़ाने का काम भी मोदी सरकार कर रही है। सरकार का दावा है कि विकसित भारत जी राम जी कानून गरीब कल्याण से आगे बढ़कर सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का माध्यम है। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब गांव विकसित होंगे, गांव स्वावलंबी होंगे और हर हाथ को सम्मानजनक रोजगार मिलेगा। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ज्यादा काम, ज्यादा सुरक्षा और ज्यादा संसाधन किसी भी सूरत में गरीब विरोधी हो सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लोकसभा सांसद सुरेश कश्यप ने विकसित भारत जी राम जी कानून को ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा में 20 साल बाद बदलाव हो रहा है और योजना पहले से ज्यादा प्रभावशाली बन रही है। उन्होंने कहा कि नई योजना में भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े पर पूरी तरह लगाम लगेगी। क्योंकि सितंबर 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी और अभी 20 साल पूरे होने के ऊपर इसमें जो व्यापक सुधारों की आवश्यकता थी उसको लेकर केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने कि मनरेगा में जो व्यापक स्तर के ऊपर भ्रष्टाचार हो रहा था, जिस प्रकार से फर्जी जॉब कार्ड बनाए जा रहे थे, समय के ऊपर पेमेंट्स नहीं हो रही थी और जिस प्रकार से प्रोडक्टिविटी इस स्कीम के माध्यम से होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही थी, उसी को लेकर इसमें व्यापक सुधार अभी किए गए हैं समय के ऊपर। बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की आग में जल रहा है और निशाने पर हैं अल्पसंख्यक हिंदू। मॉब लिंचिंग में मारे गए दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है, लेकिन अंतरिम सरकार की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। आंकड़े बताते हैं कि सत्ता परिवर्तन के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और हमले तेज हुए हैं। वहीं भारत ने बांग्लादेश में चटगांव में वीजा सेंटर को बंद कर दिया है। इस बीच बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसक घटनाओं को लेकर देश में रोष और गुस्सा है। बांग्लादेश में विभिन्न जगहों पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की आग में जल रहा है। बांग्लादेश की सड़कों पर कोहराम मचा हुआ है। अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हाल ही में दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या के बाद जिस तरह से यूनुस सरकार ने चुप्पी साधी है, हैरान कर देने वाली है। दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के मामले में रैपिड एक्शन बटालियन यानी कि आरएबी ने महत्वपूर्ण खुलासा किया है। आरएबी ने एक बांग्लादेशी अखबार को बताया कि दीपू पर लगाए गए ईशनिंदा के आरोप बेबुनियाद थे और उसने किसी धर्म का कोई अपमान नहीं किया था। दीपू चंद्र के साथ काम करने वाले सहयोगियों ने भी ऐसी किसी बात से साफ इंकार कर दिया है। पुलिस के पास ना तो कोई प्रत्यक्ष सबूत है और ना ही ऐसा साबित हो पाया है कि मृतक ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कोई टिप्पणी की थी। हिंदू युवक की हत्या के बाद अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस सरकार ने आंखें मूंद ली है। इस मामले पर बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने मोहम्मद यूनुस सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जमकर लताड़ लगाते हुए लिखा, पूरे देश में लोग जिहादी हादी के लिए रो रहे थे। किसी ने उस निर्दोष गरीब हिंदू युवक की ओर तो देखा तक नहीं जिसे जिहादियों के एक गिरोह ने पीट पीट कर और जलाकर मार डाला। दीपू चंद्र दास के परिवार की चीखें किसी के कानों तक नहीं पहुंची। यूनुस सिर पर टोपी पहने जिहादी के अंतिम संस्कार में गए और जोर जोर से विलाप किया, लेकिन उन्होंने दीपू की इस भयानक हत्या पर एक शब्द भी नहीं कहा। जब बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं की खबर विदेशी मीडिया में फैली तो यूनुस ने दिखावे के लिए तुरंत पुलिस को कुछ अपराधियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। पुलिस ने 10 लोगों को पकड़ा और उन्हें गिरफ्तार बताकर पेश किया। यूनुस अच्छी तरह से जानते हैं कि उन 10 लोगों का क्या हुआ, इस पर कोई ध्यान नहीं देगा। निर्दोष बताकर अपराधियों को चुपचाप रिहा कर दिया जाएगा। क्या इस देश में कभी किसी मुसलमान को किसी हिंदू की हत्या के लिए सजा मिल पाई है? बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो हिंदुओं पर हिंसा में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बांग्लादेश में 2024 के दौरान 8 दिसंबर तक अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2200, 2023 में 302 और 2022 में 47 हिंसा की घटनाएं दर्ज की गईं। यह बहुत ही चिंताजनक है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार जाने के बाद हिंदुओं के खिलाफ हमले बढ़े, हिंसक घटनाओं में इजाफा हुआ, अल्पसंख्यकों के पवित्र धर्मस्थलों पर हमलों में भी वृद्धि देखने को मिली।
गौरतलब है कि जिहादियों की अगुवाई कर रहे उस्मान हादी की मौत के बाद माहौल बिगड़ने लगा था। इसी बीच दीपू चंद्र के बारे में बात फैली। लोग उसे निकालने के लिए फैक्ट्री के बाहर जमा हो गए। फैक्ट्री के लोगों ने फैक्ट्री को बचाने के लिए उसे बाहर निकाल दिया। बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले के भालुका इलाके में कथित इश्निंदा के आरोप में उग्र भीड़ ने दीपू की नृशंस हत्या कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उससे पहले उसे जमकर पीटा गया। इसके बाद उसके शव को एक पेड़ से टांगकर आग के हवाले कर दिया गया। सबसे भयावह बात यह थी कि इस दौरान वहां पर हजारों लोगों ने अपने फोन से इस घटना की वीडियो बनाते रहे। इस बीच बांग्लादेश की मीडिया में नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा को लेकर चलाई जा रही भ्रामक खबरों पर विदेश मंत्रालय ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। एमईए ने स्पष्ट किया कि कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है और उच्चायोग की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि भारत वियना कन्वेंशन के तहत सभी विदेशी मिशनों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही बयान में कहा गया है कि भारत बांग्लादेश में हालात पर करीबी नजर रखे हुए है और लगातार बांग्लादेशी अधिकारियों के संपर्क में है। साथ ही बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की मांग दोहराई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बांग्लादेश के चटगांव स्थित इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर यानी आईवीएसी को सुरक्षा कारणों के चलते चटगांव से संचालन को निलंबित कर दिया गया है। यह निर्णय चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायोग के पास हाल में हुई एक सुरक्षा घटना के बाद लिया गया। आईवीएसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि चटगांव केंद्र पर वीजा सेवाएं 21 दिसंबर से बंद रहेंगी। ये निलंबन रविवार से प्रभावी हो गया है। इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर बांग्लादेश में ढाका, खुलना, राजशाही, चटगांव और सिलहट समेत कुल 5 केंद्रों का संचालन करता है। हालांकि एक अधिकारी के मुताबिक चटगांव को छोड़कर अन्य 4 केंद्रों पर वीजा सेवाएं सामान्य रूप से जारी है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की पीट कर हत्या किए जाने के मुद्दे पर तीखा हमला बोला है। पवन कल्याण ने दीपू चंद्र दास को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, 1971 में भारत के सशस्त्र बलों ने उत्पीड़ितों का साथ दिया। हमारे वीर सैनिकों ने केवल युद्ध ही नहीं लड़ा बल्कि लाखों लोगों की पहचान और गरिमा के लिए लड़ाई लड़ी, जो अब बांग्लादेश कहलाता है। बांग्लादेश के जन्म को सुनिश्चित करने के लिए लगभग 3,900 भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी और 10,000 से अधिक सैनिक घायल हुए। हमने अपने प्राण इसलिए दिए ताकि दूसरे शांति से रह सके। अब उसी बांग्लादेश की धरती अल्पसंख्यक के खूनों से लाल हो रही है। गौरतलब है कि गुरुवार की रात कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को पीट कर मार डाला था। कई रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया कि कट्टरपंथियों ने ईश निंदा के आरोप में हिंदू युवक को बेरहमी से मारा। दिन दहाड़े इस तरह के राक्षसी कृत्य को देखना मानवता और कानून के शासन के पूर्ण पतन का संकेत है। दीपू दास की आत्मा को मेरी गहरी संवेदनाएं। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, जिन्हें इस असहनीय पीड़ा को सहना पड़ा। मैं बांग्लादेश के नेतृत्व से अपील करता हूं कि मेमन हत्याकांड के दोषियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए, ताकि ये दिखाया जा सके कि कोई भी भीड़ कानून से ऊपर नहीं है। मैं विश्व नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी आग्रह करता हूं। महाराष्ट्र की 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव के नतीजे आज घोषित कर दिए गए। चुनाव में भाजपा ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए महापौर पद के लिए 120 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज की है। शिवसेना ने 50 से अधिक और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 35 से अधिक महापौर पद जीतकर अपनी मजबूत मौजूदगी जताई है। कांग्रेस ने 25 से अधिक सीटें जीती है, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गुट और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट का प्रदर्शन कमजोर रहा है। दोनों ही दल दहाई अंक तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। अन्य गठबंधनों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 25 से अधिक महापौर पदों पर जीत हासिल की है। कुल मिलाकर महायुति ने 250 से अधिक महापौर पदों पर कब्जा किया है, जिससे लगभग 75% महापौर महायुति के खाते में गए हैं। नगर सेवकों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो कुल 3,325 यानी लगभग 48% नगर सेवक अकेले भाजपा से चुने गए हैं। 2017 के चुनाव की तुलना में भाजपा के पार्षदों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। इन चुनावों में कई जगहों पर महायुति के घटक दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, जबकि कुछ स्थानों पर गठबंधन के तहत मुकाबला किया गया। यही स्थिति महाविकास अघाड़ी की भी रही। इसके बावजूद भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेतृत्व वाली महायुति ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपना दबदबा कायम रखा, जबकि महाविकास अघाड़ी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है।
महाराष्ट्र की जनता ने फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी पर और हमारी महायुति पर पूरे तरीके से विश्वास दिखाया है। फिर एक बार बीजेपी ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 129 शहरों के प्रेसिडेंट, नगराध्यक्ष ये भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। 75% नगर पालिकाओं में बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी महायुति के नगराध्यक्ष बने हैं। बीजेपी ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। 48% नगर सेवक पूरे राज्य के ये बीजेपी के सिंबल पर चुनकर आए हैं। महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव में महायुति की जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर महाराष्ट्र की जनता और सरकार को बधाई दी है। उन्होंने लिखा, ये जनादेश सरकार के विकास और जनता के मजबूत नेतृत्व पर अटूट भरोसे को दिखाता है। महाराष्ट्र विकास के साथ दृढ़ता से खड़ा है। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में भाजपा और महायुति को आशीर्वाद देने के लिए महाराष्ट्र की जनता का धन्यवाद। ये जनादेश हमारे जन केंद्रित विकास के दृष्टिकोण पर जनता के भरोसे को दर्शाता है। हम पूरे राज्य के प्रत्येक नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं भाजपा और महायुति कार्यकर्ताओं की जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत की सराहना करता हूं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव में मिली जीत पर महायुति गठबंधन को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, महाराष्ट्र नगर पंचायत और नगर परिषद चुनाव में महायुति के प्रचंड समर्थन के लिए प्रदेश की जनता का आभार। यह विजय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की केंद्र व राज्य सरकार के हर वर्ग के कल्याण के विजन पर जनता का आशीर्वाद है। इस जीत पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार सहित एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही भाजपा के सबसे अधिक सीटें जीतने पर प्रदेश अध्यक्ष रवि दादा चौहान और महाराष्ट्र भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। महाराष्ट्र के नगर पंचायत और नगर परिषद चुनाव में महायुति की ऐतिहासिक जीत पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं समेत मुख्यमंत्री को बधाई दी है। एक्स पर उन्होंने लिखा, महाराष्ट्र में नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव में महायुति की ऐतिहासिक विजय के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, एनडीए के सदस्यों व प्रदेश अध्यक्ष श्री रवि दादा चौहान जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। महायुति की ये प्रचंड जीत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जनता का अटूट समर्थन दर्शाती है। महाराष्ट्र नगर परिषद एवं नगर पंचायत चुनाव में महायुति को मिले व्यापक जन समर्थन पर बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने महाराष्ट्र की जनता का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स के पोस्ट में उन्होंने लिखा, आभार महाराष्ट्र नगर परिषद एवं नगर पंचायत चुनाव में महायुति को व्यापक जनसमर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के प्रति जनता के विश्वास और आशीर्वाद को दर्शाता है। इस ऐतिहासिक विजय पर प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान और भाजपा और एनडीए के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रपति निलयम में एट होम कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम औपचारिकता से अलग हटकर आत्मीय संवाद और सौहार्द का प्रतीक रहा। इस दौरान कार्यक्रम में तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क सहित अनेक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के साइंस सिटी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों को संबोधित किया। संघ प्रमुख ने अपने संबोधन में कहा कि भारत बड़ा हो रहा है। भारत के बड़े होने का अर्थ है हिंदू का बड़ा होना। इसलिए दुनिया के दुष्ट लोगों की चिंता बढ़ गई है।
इसी कारण भारत और संघ के बारे में बहुत तेजी से प्रतिकूल प्रचार फैलाया जा रहा है। क्योंकि भारत, हिंदुस्तान, सनातन धर्म ये सब समानार्थी है और धर्म का उत्थान हो ये भगवान की इच्छा है, इसलिए हिंदुस्तान का उत्थान, भारत का उत्थान अवश्यंभावी है। ये योगी अरविंद ने बता के रखा है और वो हो रहा है। इसलिए फिर दुनिया में जो दुष्ट लोग हैं उनको जरा चिंता हो रही, तो भारत के बारे में, हिंदू के बारे में, संघ जैसे संगठनों के बारे में उल्टी सीधी बातों का प्रचार करना, ये जरा तेजी से और बहुत एक योजना बनाकर मिलकर हो रहा है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने तेलंगाना का दौरा किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना जल्द ही पूरे देश को दिखाएगा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कैसे किया जाना चाहिए, और उन्होंने हाल ही में संपन्न बिहार के SIR को एक मिसाल के तौर पर पेश किया। बूथ स्तरीय अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे भारत की चुनावी प्रणाली की रीढ़ हैं और मतदाता सूची शुद्धिकरण की सफलता उनकी लगन और ईमानदारी पर निर्भर करती है। बिहार का जिक्र करते हुए ज्ञानेश कुमार ने कहा कि वहां विशाल SIR प्रक्रिया त्रुटिहीन रूप से संपन्न हुई, जिससे हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में लगभग 7 करोड़ मतदाता हिस्सा ले सके। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में कोई शिकायत नहीं आई, कोई पुनर्मतदान नहीं हुआ और कोई पुनर्गणना नहीं हुई, और उन्होंने बिहार के BLO को राष्ट्रीय स्तर पर उच्च मानक स्थापित करने के लिए बधाई दी। हम हैदराबाद आने के बाद तेलंगाना के बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ मिले, उनके साथ चर्चा की और उनको चुनाव को और ज़्यादा कैसे पारदर्शी और एफिशिएंट तरीके से किया जा सकता है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण कितना आवश्यक है, इन सारे विषयों पर हमने उनके साथ चर्चा की और उन सब से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा और हैदराबाद की विरासत भी देखने का हमको मौका मिला। अरुणाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव में बीजेपी को मिले व्यापक जनसमर्थन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल की जनता के प्रति आभार जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल X पर लिखा, अरुणाचल प्रदेश की जनता ने सुशासन की राजनीति के प्रति अटूट समर्थन दिखाया है। अरुणाचल की जनता ने भाजपा के प्रति जो स्नेह दिखाया उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। इससे राज्य के परिवर्तन के लिए निरंतर प्रयास करने का हमारा संकल्प और मजबूत होता है। जनता के बीच अथक परिश्रम कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं की मैं सराहना करता हूं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को एक खुला पत्र लिखकर तेलंगाना की कांग्रेस सरकार पर चुनावी वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया है। जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की हालिया दिल्ली यात्रा और सोनिया गांधी से मुलाकात का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन डॉक्यूमेंट को पेश किए जाने पर कहा कि कांग्रेस नेतृत्व जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर रही है। जी किशन रेड्डी ने इस पत्र के माध्यम से किसानों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों और पिछड़े वर्ग के लिए किए गए वादों पर कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भारत मंडपम में चल रहे EV एक्सपो का उन्होंने दौरा किया। सोशल मीडिया पर EV एक्सपो की तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने लिखा, केंद्र सरकार द्वारा समर्थित इकोसिस्टम से युवा उद्यमी कम निवेश के साथ EV से जुड़कर स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं और बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ गतिशीलता और युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के विजन का सशक्त उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि EV सेक्टर न केवल पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभा रहा है, बल्कि रोजगार और नवाचार के लिए नए रास्ते भी खोल रहा है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन एवं विकास केंद्र की ओर से JP अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल, हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। 2017 से JP अवार्ड्स की शुरुआत की गई है। JP अवार्ड्स कुल 16 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। JP अवार्ड शुरू हुआ था 2017 में, नेशनल म्यूजियम सभागार में कार्यक्रम किया गया था। उसमें हम टोटल 16 क्षेत्र में देते हैं। एक जो बहुत अच्छा काम किए हैं, सामाजिक, साहित्य, कला, संस्कृति, फिल्म, रंगमंच, विज्ञान,
एवं टेक्नोलॉजी, पत्रकारिता से इस तरह से 16 क्षेत्र में हम अवार्ड देते हैं। ऐसे लोग को अवार्ड दिया था जिन्होंने समाज में एक अभूतपूर्व काम किया है। जेपी जयप्रकाश वो व्यक्ति है, व्यक्तित्व है जिन्होंने सत्ता जब निर्कुंस हो गई थी उसके खिलाफ जेपी आंदोलन किया, देश की जनता को एकजुट करने का काम किया और उन्होंने एक बिगुल बजाया और सक्षम नेतृत्व दिया सभी को। तो निश्चित रूप से जेपी अवार्ड जो दिया जा रहा है अपने आप में बहुत ही सम्मान है, इससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं हो सकता है। जयप्रकाश नारायण वो हैं जिन्होंने हमें त्याग, तपस्या, सत्य, अहिंसा सब कुछ सिखाया और जयप्रकाश नारायण गांधी जी के बड़े अनुयायी थे। जयप्रकाश नारायण वो थे जिन्होंने जीवन भर कभी पद स्वीकार नहीं किया। जयप्रकाश वो थे जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ, कुरीतियों के खिलाफ देश के अंदर आंदोलन खड़ा किया और संपूर्ण क्रांति का उसको नाम दिया। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाल ने जेपी अवार्ड समारोह में शिरकत के दौरान बांग्लादेश की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में यूनुस सरकार हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों को रोकने में असफल हो रही है। स्वामी चक्रपाल ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की बात कही और मोहम्मद यूनुस से नोबेल पुरस्कार वापस लेने की मांग की। तो यूनिस सरकार है, सबसे पहले तो यूनिस को नोबेल पुरस्कार विजेता है, उनकी नोबेल पुरस्कार तुरंत वापस लेने की हम मांग करते हैं। निश्चित रूप से बांग्लादेश में उनके नेतृत्व में नरभक्षियों ने जिस प्रकार के हिंदू को मारा है, मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से आग्रह करता हूं, सरकार से आग्रह करता हूं कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ किया था, दूसरा ऑपरेशन सिंदूर बांग्लादेश के आतंकियों के खिलाफ करें और उनकी चूल हिला देने का काम करें, उनको जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करें। राजगीर में नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। मुख्य अतिथि बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 5 दिवसीय साहित्यिक आयोजन में देश के प्रतिष्ठित साहित्यकार, चिंतक, कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। महोत्सव की खास बात यह है कि इसमें बिहार की क्षेत्रीय भाषाओं भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका और वज्जिका को विशेष महत्व दिया गया है। 22 दिसंबर को होने वाले सत्रों में इन भाषाओं के संरक्षण, उनकी साहित्यिक परंपरा और आधुनिक युग में उनकी प्रासंगिकता पर गहन चर्चा होगी। बहुत अच्छा है, बहुत खुशी हुई है। इतने सारे साहित्यकार, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी सब जमा हुए हैं यहाँ। नालंदा ज्ञान की भूमि है। नालंदा में ये आयोजन हो, इसका स्वागत किया जाना चाहिए और इसको एनकरेज किया जाना चाहिए। हर तरह से जितना उत्साह हम बढ़ा सकें वो हमें बढ़ाना चाहिए। तो और इससे ज्ञान का प्रसार होता है। यही हमारी संस्कृति का मुख्य आकर्षण बिंदु ही ये है। प्राचीन नालंदा की इस पूरी विरासत को पुनरुत्थान के लिए, उसको पुनर्जागृत करने के लिए नालंदा साहित्य महोत्सव का आयोजन राजगीर और नालंदा की धरती पे हो रहा है। इसमें नालंदा केवल बौद्ध अध्ययन की भूमि नहीं थी, नालंदा पूरी भारतीय और वैश्विक संस्कृति की एक भूमि थी। पूरे विश्व से लोग आते थे। इस साहित्य महोत्सव में पूरे विश्व से विद्वान आ रहे हैं, हर विधा के लोग आ रहे हैं और साहित्य और विज्ञान, दर्शन, सारी विधाओं का आपस में संवाद होगा। ये वास्तविक उसी नालंदा का प्रतिनिधित्व करता है जो प्राचीन नालंदा में, जहाँ चिकित्सा विद्या भी थी, दर्शन भी था, अध्यात्म भी था, शिल्प विद्या भी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किसानों को नए साल में बड़ा तोहफा दिया है। लघु एवं सीमांत किसानों को बड़ी राहत देते हुए सहकारी ग्राम विकास बैंक से ब्याज दर घटाकर 6% करने की घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित युवा सहकार सम्मेलन और यूपी कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 का शुभारंभ भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता आपसी विश्वास, सामाजिक समता और आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव है। उन्होंने बताया कि प्रदेश अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कोऑपरेटिव बैंक की दिशा में आगे बढ़ रहा है और सहकारी बैंक अब किसानों की समृद्धि में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक LDB का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लगभग 11.5% है। अब हम लोग इसको कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसके लिए मैं चाहूंगा कि यह लोन अब किसान को 6% पर मिले, लघु और सीमांत किसान को
प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत हम लोग 6% पर इस ब्याज को एलडीबी के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भाजपा की संगठनात्मक बैठक आयोजित हुई। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश में संगठन के विस्तार पर चर्चा हुई। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज की बैठक का एकमात्र उद्देश्य 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर होने वाली रैली पर चर्चा करना था। जो बैठकें होती हैं वो तैयारियों को लेकर के होती हैं। 25 दिसंबर को पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष का दिन है और उस दिन एक बहुत बड़ा रैला नया जो प्रेरणा स्थल बना है वहां पर संपन्न होगा, उसको लेकर के बैठे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर अटल फाउंडेशन ने इंदौर में शून्य से शतक एक शताब्दी अटल भारत की स्मरण समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि अटल जी भारतीय राजनीति के ऐसे शिखर पुरुष थे जिन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों, राष्ट्रीय एकता और समावेशी विकास को नई दिशा दी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान का स्मरण किया। समारोह के दौरान अटल जी के जीवन, विचारों और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर आधारित सांस्कृतिक एवं वैचारिक प्रस्तुतियां भी प्रस्तुत की गई। Atal ji is remembered and honored today because of his great actions as a journalist, as a politician, as a social worker, as a great patriot, as a great administrator, and above all, a prime minister who loves this nation. Sri Atal Bihari Vajpayee ji always believed in dialogue, inclusive development, and a strong yet humane governance. भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए नए तर्कसंगत बदलाव किए हैं। ये नया स्लैब 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा। इस नए फैसले के तहत सामान्य श्रेणी में 215 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा पर किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। सब अर्बन ट्रेन किराए में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। 215 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा करने वालों के लिए किराए में मामूली इजाफा किया गया है। सामान्य श्रेणी में प्रति किलोमीटर 1 पैसा, जबकि मेल और एक्सप्रेस श्रेणी में कि नॉन एसी और एसी क्लास में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। रेलवे के मुताबिक इस संशोधित किराए स्लैब से करीब 600 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व की उम्मीद है। रेलवे ने पिछले 1 दशक में अपने नेटवर्क और परिचालन का काफी विस्तार किया है। रेलवे अधिक परिचालन की आवश्यकताओं को पूरा करने और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ा रहा है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि किराया बढ़ोतरी को न्यूनतम रखा गया है ताकि आम यात्रियों पर बोझ न पड़े। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में वैकुंठ एकादशी के अवसर पर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर श्रीरंगम में पगल पाथु उत्सव दूसरे दिन भी जारी रहा, जहां भगवान नाम पेरुमल भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। इस अवसर पर तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम रंगनाथ मंदिर को दीपों से भव्य रूप से सजाया गया है। ये 21 दिनों के बड़े उत्सव का हिस्सा है, जिसका मुख्य आकर्षण 30 दिसंबर को स्वर्ग द्वार का खुलना है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ साथ अतिरिक्त परिवहन सेवाएं भी चलाई गई हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पीडीजी भूपेंद्र कैंथोला ने आज एनटीआर स्टेडियम में आयोजित 38वें राष्ट्रीय हैदराबाद पुस्तक मेले का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने पब्लिकेशन डिवीजन के स्टॉल का निरीक्षण किया, जहां गांधी साहित्य, इतिहास, कला, संस्कृति और बाल साहित्य की रचनात्मक पुस्तकें प्रदर्शित की गई हैं। इस दौरान उन्होंने पाठकों और विद्यार्थियों के साथ साथ बातचीत की। साथ ही उन्होंने कहा कि मेले में उमड़ा उत्साह मुद्रित शब्द की स्थायी शक्ति को प्रदर्शन करता है। पब्लिकेशन डिवीजन 1941 से राष्ट्रीय महत्व और भारतीय संस्कृति पर पुस्तकें प्रकाशित कर रहा है। वाराणसी स्थित IUCTE में द डिजिटल पेडागॉजी एजुकेटर्स फॉर टुमारो
विषय पर 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के ग्लोबल साउथ सहयोग के अंतर्गत इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कार्यक्रम के तहत किया गया है। इसमें श्रीलंका, बेलारूस, कंबोडिया समेत 24 देशों के 40 शिक्षक हिस्सा ले रहे हैं। इनको वाराणसी के कई स्थलों को घुमाने के लिए ले जाया गया। इन प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव डीडी न्यूज के साथ साझा किए। This program, so many informations, and thank you give me this opportunity, Indian government and Inter-University Center for Teacher Education. I'm so happy to join a powerful and wonderful course in India, and I have a big chance to communicate with many people all over the world, and I think this course will help me to gain many new knowledge to support my career in the future. Thank you. दुबई अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र में एक अनूठी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें भारतीय लोक एवं पारंपरिक कला के माध्यम से आध्यात्मिक विविधता का जश्न मनाया जा रहा है। देवा शीर्षक वाली इस प्रदर्शनी में विभिन्न धर्मों से प्रेरित लगभग 70 कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं, जो कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से एकता को दर्शाती हैं। इस प्रदर्शनी का आयोजन इंडियन फोक आर्ट कॉरिडोर द्वारा किया जा रहा है। ये प्रदर्शनी हिंदू धर्म, इस्लाम, बौद्ध और जैन धर्म से प्रेरित अनेक विषयों को प्रस्तुत करती है, जो दर्शकों को भारत की समृद्ध आध्यात्मिक कलात्मक विरासत की यात्रा भी कराती है। प्रदर्शनी में पिछवाई, थेय्यम, केरल म्यूरल, मधुबनी कलमकारी, लेप्पन, तंजावुर शिल्पशास्त्र सहित पारंपरिक कला रूपों का एक विविध संग्रह शामिल है। अन्य कलाकृतियों में श्रीयंत्र जैसे आध्यात्मिक प्रतीक, बनारस घाट के दृश्य और गोपाष्टमी जैसे उत्सवों को दर्शाया गया है, जो अंतर धार्मिक सद्भाव का एक सुंदर ताना बाना बुनते हैं। ये प्रदर्शनी दुबई के अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र में मंगलवार 24 दिसंबर तक जनता के लिए खुली रहेगी। Seeing the Indian folk art and tribal art, also the traditional art. This is not the very first exhibition. We are doing it for last 5 years. I mean, the organization which is holding the exhibition. This is, I think, 5th or 6th exhibition. So we have various range of works here, and also the works which are depicting many other stories in the form of Indian folk art and tribal art. जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में कुछ हिस्सों में हुई ताज़ा बर्फबारी ने पूरे क्षेत्र को सफ़ेद बर्फ की चादरों से ढक दिया है। घाटी में हुई बर्फबारी के कारण पर्यटक मनोरम दृश्यों, ठंडे मौसम और शीतकालीन वातावरण का आनंद लेने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। भारी बर्फबारी के बाद न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। लद्दाख के कारगिल जिले में बीती रात हल्की से मध्यम स्तर की बर्फबारी हुई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में जोजिला, द्रास और जांस्कर में मध्यम से भारी बर्फबारी होने की उम्मीद है। जोजिला पास पर यातायात बाधित रह सकता है। कई उड़ानें भी रद्द होने की आशंका है। मौसम विभाग स्थानीय लोगों और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह देता है। देख रहे हैं कि यहाँ पे बर्फबारी शुरू हुई है और हर साल की तरह इस साल भी हुआ तो थोड़ा बहुत लेट शुरू हुआ, पर ऊपर वाले का शुक्र है कि तेज़ बर्फबारी हो रही है। तो इसके साथ हमारे यहाँ के जो लोकल जो हमारे खेतीबाड़ी जो करते हैं लोग, किसान हैं, बहुत खुश है इस बर्फबारी की वजह से, क्योंकि इस तरह अगर बर्फबारी हुआ तो हमें नेक्स्ट समर में बहुत सारे हमारे यहाँ पे खेत खलिहान जो है वो सरसब्ज रहते हैं और हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि इसी तरह बर्फबारी होती रहे। करगिल टाउन में जो है आज सुबह से ही बदस्तूर जो है ये स्नोफॉल हो रही है, तो लोगों में काफ़ी खुशी की लहर है, क्योंकि गर्मी में जो है इसी की वजह से जो है हमें पानी की जो है जितनी भी किल्लत हो जाते हैं या जो कुछ हो जाते हैं तो उस चीज़ को ख़त्म हो जाते हैं इस बर्फबारी की वजह से। दक्षिण अफ्रीका में बढ़ती हिंसा की एक और भयावह घटना सामने आई है। रविवार तड़के जोहानिसबर्ग के बाहरी इलाके में बंदूकधारियों ने अंधाधुंध फायरिंग करके 9 लोगों की हत्या कर दी। 10 अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना शहर से करीब 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित सोने की खदानों वाले कस्बे बेकर्सडॉल में हुई। प्रांतीय पुलिस उपायुक्त मेजर जनरल फ्रेड केकाना के मुताबिक तड़के करीब 1 बजे हमलावर एक बार में घुसे। बिना किसी उकसावे के मौजूदा लोगों पर उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हमलावरों के पास पिस्तौल और एक के पास AK-47 राइफल मौजूद थी। गोलीबारी में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि
अन्य लोग जान बचाकर भागने के मौके पर मारे गए। हमलावरों ने भागते हुए भी फायरिंग जारी रखी। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने पीड़ितों को गोली मारने के बाद उनकी तलाशी ली, मोबाइल फोन सहित कीमती सामान लूट लिए। मृतकों में एक ऑनलाइन कैब सेवा का चालक भी शामिल है जो वहां से गुजर रहा था। पुलिस ने पूरी तरह से इसे आपराधिक कृत्य बताते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और लोगों से जानकारी देने की अपील की है। और दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें तो अप्रैल से सितंबर के बीच हर दिन औसतन 63 लोगों की हत्या हुई है। दक्षिण अफ्रीका में हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाल में सबसे ज़्यादा घातक घटना सितंबर 2024 में घटी थी। सितंबर 2024 में पूर्वी के प्रांत में एक घर के 18 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 16 दिसंबर को जोहानिसबर्ग में दिन दहाड़े रेडियो प्रेजेंटर डीजे वॉरिस की हत्या कर दी गई थी। इससे पहले 6 दिसंबर 2025 को प्रिटोरिया में हथियारबंद हमलावर ने 3 बच्चों समेत 12 लोगों की हत्या कर दी थी। एक अन्य चर्चित हत्याकांड में भ्रष्टाचार की जांच के गवाह रहे 5 दिसंबर को परिवार के सामने उसे गोली मार दी गई थी। कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों में मौसम की पहली बर्फबारी और घाटी के मैदानी इलाकों में बारिश हुई है। ये 40 दिनों के कड़ाके के ठंड की शुरुआत हो चुकी है, जिसे कश्मीर में चिलाई कलान कहा जाता है। हर साल 21 दिसंबर से चिलाई कलान की शुरुआत होती है और कड़ाके की सर्दी की यह अवधि 31 जनवरी तक रहती है। कश्मीर का ये सबसे कठोर सर्दी का दौर माना जाता है और इस दौरान तापमान तेजी से गिरता है। इस मौसम में पहली बार श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि गुलमर्ग और पहलगाम में -1.5 डिग्री सेल्सियस और -2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 11.5, कटरा शहर में 11.6, बनिहाल में 6 डिग्री सेंटीग्रेड और भद्रवाह में 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में ताज़ा बर्फबारी हुई है और बर्फबारी देखने के लिए पर्यटक मौसम का आनंद लेने के लिए घाटी की तरफ रुख कर रहे हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जेमिमा रोड्रिग्स की बेहतरीन बल्लेबाजी के चलते श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में दमदार जीत दर्ज की है। भारत ने यह मैच 8 विकेट से अपने नाम कर लिया है। 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त भी बना ली है। 122 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 ओवर और 4 गेंदों में 2 विकेट गंवाकर जीत हासिल कर ली। जेमिमा रोड्रिग्स ने नाबाद 69 रन की पारी खेली। उन्होंने 44 गेंदों में 10 चौकों की मदद से तेज और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की। इससे पहले श्रीलंकाई महिला टीम भारतीय गेंदबाजों के दबाव में बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रही और निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 121 रन बना सकी। श्रीलंका की ओर से विश्वी गुणारत्ने ने सर्वाधिक 39 रन का योगदान दिया। और भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने के सपने को आगे बढ़ाने के साथ साथ आमजन में फिटनेस और खेल की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नए टैलेंट पहचान के उद्देश्य से दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के सांसद ने खेल महोत्सव का आयोजन किया। 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने किया है। इस आयोजन में करीब 1000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। चांदनी चौक सांसद खेल महोत्सव में वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन सहित कई अन्य खेलों में खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का समापन 25 दिसंबर को प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण के साथ होगा। सांसद खेल महोत्सव प्रारंभ कर रहे हैं। अनेक प्रकार की इसमें प्रतियोगिताएं होंगी और जो विजयी होंगे उनको 25 तारीख को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर उनको पुरस्कृत किया जाएगा। इस महोत्सव का एक उद्देश्य स्पोर्ट्स का टैलेंट हंट भी है। तो जो हमें यहाँ पर नए नए प्रतिभावान लोग मिलेंगे, हम उनको अपने सिस्टम के साथ में जोड़ेंगे। सरकार उनके साथ काम करेगी और उनको अच्छा खिलाड़ी बने और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में वो पदक लेकर के आए, ये भी भावना इस सांसद खेल महोत्सव की है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।